मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा जो 3 जुलाई के सायकालीन 306वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जो मैं आपके जौरे जो बतवतों का नाम है, जो बतवतों की शुरुआत मैं अपने साथ घटी एक घटनाक्रम के माध्यम से करना चाहूँगा। दद्दा मैं अभी पिछले दिनों जो शादी ब्याह को जो दौर चल रहा हो वह मैं सांझ के टाइम मैं हूँ भैया एक अपने मित्र के साथ एक शादी निपटाए का आया रहा और रास्ता में एक सुनसान जगह पे एक पुल पर मैंने देखा कि एक नवयुवक नवयुवती नवविवाहित जोड़ा लग रहे थे। वह भी निश्चित ही किसी शादी विवाह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उस पुल पर उनकी मोटरसाइकिल में कोई तकनीकी कमी, कोई चैन फैन की कोई समस्या ही, और वे जो उसका पति था नवयुवती का वो सुधारने का प्रयास कर रहा था। एक आम सी घटना है, ये हम सब रास्ते पर निकलते बैठते देखते होंगे और हम सब भी लगातार अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी विवाहों में जाते हैं और हम देखते होंगे कि रात में कोई 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे शादी विवाह और दावत आदि निपटाए गए सब परिवार किस प्रकार आराम से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के अपने घर आ जाते। और ऐसे हजारों सैकड़ों शादी विवाह के समय जो सालक को टाइम होता भैया देखत होगे रात भर गाड़ी वाहन मोटरसाइकिल चलती। उसको देख के मेरे मन में विचार आया कि उसी पुल पर मुझे पूर्व का समय ध्यान आया। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो 4-4 बार सरकारें चली थी उनके समय में, दोनों के समय में एक आश्चर्यजनक समानता थी कि उसी पुल पर किसानों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, दोपहर में भी लूट लिया जाता था। और तो और एक बार तो एक किसान कोई डल्लप लेके जा रहा था, उसके भैंसे मुकरा के भैया दद्दा भैंसा भल्ले गए। इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। तो मैंने उस नवयुवक को वहाँ देखा और कितनी तसल्ली के साथ, कोई परेशानी नहीं थी, वो अपनी मोटरसाइकिल सुधार निश्चित ही चले गए होंगे। यह थी एक कानून व्यवस्था की सुधरती स्थिति मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में। अब यह दृश्य आए दिन, और एक समय वह था कि वह दृश्य भी हम देखते थे कि भैया दद्दा खा के आ रहे हैं, लोगों ने रोक ले, अब पकड़ के मारो लगाइए, सब पैसे छीन ले, कपड़े उतार ले और इकट्ठे करके बांध के वहीं खंतिन में डाल देते। लेकिन जो 8-10 साल से जो कानून व्यवस्था में सुधार का जो प्रक्रिया आई है, सब नई पीढ़ी के लोग तो नहीं जानते हैं उन पुरानी समस्याओं किस प्रकार खंती में रात भर बंधे रहते। और जब लोग और आते हैं, जब लुटेरे और चोट्टा पे भाग जाते तय खुलते, और किस प्रकार की घटनाएं वह होती थी, मैं कहीं ना कहीं हम सब भी भूल चुके हैं और उस दौर को याद भी नहीं करना चाहते। और इस सुधरती कानून व्यवस्था की चर्चा आए दिन, चाहे सत्तारूढ़ दल के लोग हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, भैया बाजार में हो, हाट में हो, मेला में हो, चौपार पर हो, घर में हो, यह सब चर्चा का विषय रहता है कि अब इस सरकार में कानून व्यवस्था इतनी की स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि इस चीज़ को कोई देख नहीं, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसी के साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना देर सवेर होने की संभावना बिल्कुल बहुत कम न्यूनतम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% तो कोई चीज़ समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि खराब वृत्ति के लोग भी रहते हैं, लेकिन इतना जरूर है यदि कोई घटना करते हैं तो उनके साथ कानून बड़ी निर्ममता के साथ पेश आता है, और वह जेल में होते हैं या फिर परलोक में होते हैं। इसका दृढ़ विश्वास है, कोई भी हो कानून अपना काम करता है। मित्रों, इस कानून की सुधरती व्यवस्था और इस पर जवाब न देने के कारण विपक्षी दल के इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वह बहुत बेचैन, और उन सब समस्याओं और विकास योजनाओं के माध्यम से जो चुनौतियां उनके सामने आए दिन पेश हो रही हैं कि उन चुनौतियों का वह जवाब अपनी 4 बार, जब उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री 4 बार इस प्रदेश में राज्य चलाते थे, तो वह अपने किए कार्यों के माध्यम से उसका जवाब नहीं दे पा रहे। इससे जो बेचैनी और जो उनमें छटपटाहट है
क्योंकि आगे 27 का चुनाव उनके मुंह बाय खड़ा है। वह अपना क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएं, जबकि वर्तमान सरकार लगातार अपने रिपोर्ट कार्डों में भैया अपने किए कार्यों के माध्यम से जनहित के, गरीब हित के, सनातन हित के, प्रदेश हित के जो कार्य करती जा रही है, विकास हित के, उनसे वह अपनी लाइन लंबी करती जा रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, तुम लाइन खराब करो तो हम कहीं ना कहीं आपकी सुधरती कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। दद्दा, मैंने आपके जौहरे पिछले जो 2-3 अंकन में मैंने बात रखी कि किस प्रकार विभिन्न इंडी गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के व अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार लगातार पंडित यादव के बहाने, कभी संभल प्रकरण के बहाने, कभी अन्य प्रकरणों के माध्यम से किस प्रकार इस सरकार के सामने चुनौती पेश कर रही है। सरकार उनका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है और ऐसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश करने वाले और ऐसे राजनेता व उनके समर्थक, वह चाहे सांसदों, विधायकों, किसी को छोड़ नहीं रही है। और उनके साथ कानून सम्मत जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वह जनता के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण के तरह दद्दा आ रहा है और हम सब देख रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे। लेकिन इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक पर पूरी तरह से काबिज होने की दौड़ में जो भीम आर्मी के नेता हैं, सांसद भी हो गए हैं इस बार, चंद्रशेखर रावण कहलाते हैं जो, और उनकी पार्टी भी दलितों में अपना अच्छा वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पुराने कोर वोटरों को वह अभी अपनी ओर आकर्षित ना कर केवल कुछ नवयुवकों और युवाओं को, जो खास तौर से दलित समाज के में जाटव समाज के हैं, जिनका कहीं राजनीतिक, बहुजन समाज पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों में कोई जुड़ाव नहीं था, वह नवयुवक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल व विचारधारा से अपने को जोड़ना चाहते हैं। और इस चाह में वह बड़ी मात्रा में निश्चित ही चंद्रशेखर और उनकी पार्टी से जुड़ने का काम करते जा रही है, हम सब देखते होंगे। लेकिन मित्रों, चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, इस छटपटाहट में उनको कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा सरकार पर उंगली रखने का, तो उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पे पूरी तरह काबिज होने के लिए किस प्रकार पिछले 2 महीना पूर्व हुई घटनाओं को, जिनमें सरकार व प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ कानून सम्मत, विधि सम्मत, पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार जो दोषी थे, अपराधी थे, उनको उचित दंड दिया और पीड़ित परिवारों ने जिनको नामजद किया था, उनको खिलाफ विधि सम्मत, कानून सम्मत उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का भी काम किया था। इसके बाद भी बैठे बिठाए उन्होंने भी कहा कि भैया सब राजनीतिक दल जब अपना काम कर रहे हैं तो सरकार के समक्ष हम चुनौती पेश करें। और दद्दा वे प्रयागराज के करछना के इसौता गांव के जो 35 वर्ष के देवी शंकर का एक जला हुआ शव 2 महीना पहले मिला था, और उसे उस गांव के एक गेहूं डुलवाने के नाम पर रात में जो ले गए थे दिलीप सिंह जी, और दिलीप सिंह तथा उनके और लोग बुलाया था रात में, और उनका जला हुआ शव वहाँ प्राप्त हुआ था। और इसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के अनुसार, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो 6 लोगों को विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की, न्यायोचित, और उनको जेल भेजने का भी काम किया। मित्रों, इसके बाद कौशाम्बी में एक बहुत शर्मनाक और एक बलात्कार की जो घटना हुई थी, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उस पीड़ित के साथ पूरा प्रशासन खड़ा रहा और प्रशासन ने उस पर उचित कार्रवाई कर वह भी कार्य संपन्न किया था। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर जी उनके परिवार से मिलने जाते, अच्छी बात है, राजनेता को जाना चाहिए किसी पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन उनकी मंशा 2 माह बाद गए जब सारा ये प्रकरण शांत हो गया था। और जाने से पहले उन्होंने आह्वान किया था और अपने राजनीतिक दल के नेताओं को वहाँ बुलाया था। प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देकर उनको प्रयागराज के
मैं रोका और उनसे कहा, जिन परिवारों से आप मिलने जा रहे हैं, हम उन परिवारों को आपके पास लेके आ रहे हैं, आप उनसे मिल लें, पूछ लें, बात कर लें। और ये कोई खराब बात नहीं थी। प्रशासन ने वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को देखकर सांसद से कहा, और इस घटना को लेकर जब प्रशासन उन परिवारों को लेकर बैठा के आ रहा था, किस प्रकार भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ जिस प्रकार हिंसा का तांडव किया, दर्जनों गाड़ियाँ पब्लिक की व प्रशासन की वहाँ जलाई, जिस प्रकार से पीटी गई, वह सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ये कार्य किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता। भीम आर्मी के जो नवयुवक नवयुवा इनके साथ जुड़े हैं, वह निश्चित ही समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार वह एक राजनीतिक व्यक्ति के अपने राजनीतिक चूल्हे पर जो हांडी उसने चढ़ा रखी है, उस चूल्हे का ईंधन किस प्रकार इस समाज के युवा लोग लगातार बनते जा रहे हैं। आए दिन थानों को घेरना और विधि सम्मत किए कार्यों के बाद भी लगातार अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, उसमें अपनी प्रखरता के साथ अपनी भूमिका रखने के लिए किस प्रकार झूठे व भ्रामक प्रचारों में फंसकर लगातार इस प्रकार के कानून के समक्ष चुनौतियां पेश करने का काम कर रहे हैं। आए दिन ये हम सब देख रहे हैं। दद्दा भैया, मैंने पहले भी कही आपसे कि अपने बच्चों को, खास तौर से मेरा दलित समाज के लोगों से अनुरोध है कि जो ये जय भीम का नारा लेकर चलते हैं, इनके चेहरे को पहचानिए। जब अल्पसंख्यक वर्ग का कोई अपराधी होता है, किसी दलित के साथ उत्पीड़न की घटना करता है, उनकी महिला, उनकी बच्चियों के साथ करता है, तो ये लोग कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे, जय भीम और जय भीम आर्मी के लोग। लेकिन यदि इनकी राजनीति इनकी तभी चमकती इन्हें नज़र आती है जब कोई सवर्ण या पिछड़ा वर्ग का पीड़ित के साथ अन्याय करता है, तय ये लोग निश्चित आकर, चाहे सच हो झूठा हो, और अपने राजनीतिक एजेंडे पर धार चढ़ाने के लिए किस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेने का जो एक इन्होंने प्रचलन बनाया, इसके बहुत दुष्परिणाम नेताओं को तो नहीं झेलना पड़ते। अभी आपने देखा होगा यादव समाज के नवयुवक और इसी प्रकार किस प्रकार भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता गए थे। इन दोनों घटनाओं में एक है समानता कि इनके नेताओं ने, जब इन पर प्रशासन ने अपना सख्त कार्रवाई करी और विधि सम्मत पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार इस प्रकार के कृत्य कुकृत्यों को करने वाले, संविधान को चुनौती देने वाले, कानून व्यवस्था पर प्रहार करने वालों के खिलाफ जब कठोर कार्रवाई की, तो इनके नेताओं ने इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये नीले अंगोछा वाले लोग हमारे लोग नहीं है, जांच की जाए, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। ये है नेताओं का चरित्र। मेरा अनुरोध है खास तौर से ऐसे युवाओं के माता पिताओं से, वह अपने बच्चों को समझाएं, देखें, राजनीति करने के लिए अपने भविष्य को चौपट ना करें। और जो भी तोड़ फोड़ हुई है वो उन नवयुवकों के परिवारों से वसूल होगी। NSA के अंदर कार्रवाई हो रही है। होना ये चाहिए था, अगर वास्तव में वो अपने पार्टी के युवाओं के साथ, उनको भी वहीं धरने पर बैठना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ से किस प्रकार जो बात बात पर अपनी मूंछों पर ताव दिया करते थे, योगी सरकार के कठोर निर्णय, कठोर कार्रवाई को देखकर किस प्रकार वह वहाँ से आए हैं और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जांच नहीं हुई, वो जांच नहीं हुई, कि हम गरीब हैं इसलिए हम पे ये आरोप लगाए जाते हैं। इस प्रकार की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है कि आप जनता को परेशानियां खड़ी करें, जनता के वाहनों में आग लगाएं, जनता को मारपीट करें, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती पेश करें, तो निश्चित ही आपके साथ जो कानून विधि सम्मत कार्य करेगा उसका कोई आपका साथ नहीं देगा। मेरा दद्दा पिछले 2-3 अंकल से लगातार मैं आप सबके जौरे आऊँ और मेरे कहने को जय तात्पर्य कि भैया अपने बच्चन को जो उदाहरण देकर जरूर समझाओ, कोई नेता संग ना दे वो, और जो जेल काटने जमानत होने मुश्किल पड़ जाएगी। और भैया जो तो तोड़ फोड़ करिए और कहूँ गलती से तुम बाद में कैमरन में आ गए। आजकल कैमरन में जो आ जाता है पक्को सबूत होता है, सारे डंडा मारत अब ये सब तोड़ रहे हो, शीशा फीसा और आग ही लगा रहे हो, तो फिर बचे हो ना, तुम्हारे घरवारे लो जो जाको हिसाब किताब देते रहेंगे। और जो अब सरकार बिना खच्ची पच्ची के जो भर्ती कर रही है,
जब भर्ती में तुम शामिल होने लायक ना रहोगे। मेरे युवा बंधुओं से, खासतौर से दलित समाज के युवाओं से अनुरोध है कि राजनीति सेवा के माध्यम से करें, गरीब लोगों के साथ लगे, सेवा करें और कहीं भी जाकर गरीब की आवाज़ उठाने के लिए सही प्रकार से कानूनन क्या किस तरह से हम उठा सकते हैं, उठाइए और राजनीति में आगे बढ़िए। थोड़ी मेहनत ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप राजनीति में अपना स्थान बना सकेंगे। लेकिन इस प्रकार के चरित्र के लोगों के साथ, इनके नेताओं के आह्वान पर जाकर अब इस प्रकार की चुनौतियां पेश करेंगे कानून व्यवस्था के लिए। उत्तर प्रदेश में जो सुधरी हुई कानून व्यवस्था है, इसको ये सारे नेता इंडी गठबंधन के केवल इसीलिए चुनौती पेश कर रहे हैं कि हम जाकर जनता के बीच कह सके कि यहाँ भी साहब दंगा और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, और इसके लिए हथियार बना रहे हैं वे अपने समाज के युवा लोगों को कि वे हमेशा के लिए उनके पिट्ठू बनकर उनके आह्वान पर इसी प्रकार तोड़ फोड़ कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करते रहें और उनकी राजनीति के चूल्हे पर जो हांडी चढ़ी है उसको खदकाने के लिए अपने जीवन, अपने भविष्य को बर्बाद करते रहें। मैं अपने इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा मेरा अनुरोध है दद्दा, अगर जो मेरा अंक सही लागू है आपके बच्चन के ताईं, आपके परिवार के जो मोड़ी मोड़ा हैं उनके भविष्य के ताईं, तो ऐसे अंकों को सुन करके कृपया लाइक कर दिया करें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दद्दा जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।